हेलो दोस्तों, विद्यांगन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज यानी पिट्स इंडिया एक्ट, इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को विस्तार से बता चुके हैं। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया और इसका क्या क्या प्रावधान इस एक्ट में था, इसके बारे में विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1700 कितना 84। तो 1784 ईस्वी के समय ब्रिटेन के शासक यानी राजा कौन थे? ब्रिटेन के शासक यानी राजा कौन थे? तो जॉर्ज तृतीय। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट के समय ब्रिटेन सम्राट थे। चार ऑप्शन। तो जॉर्ज तृतीय यानी पिट्स इंडिया एक्ट जब आया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया था, उस समय ब्रिटेन के जो शासक थे, राजा थे, जिसका नाम था जॉर्ज तृतीय। क्लियर है? और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट द यंगर। और विलियम पिट द यंगर ने ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में पिट्स इंडिया एक्ट का प्रस्ताव पेश किए थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और इसी प्रस्ताव को कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। यानी किनके नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया? तो विलियम पिट द यंगर, यानी इन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट किन प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया? तो विलियम पिट द यंगर के नाम पर ही पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। ठीक है, जिस समय 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के समय यानी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर हुआ? ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता हुआ। यानी पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? तो ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक क्या है? तो समझौता पत्र है। क्लियर है? यानी एक समझौता पत्र है ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ही रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कार्य करती थी, व्यापारिक कार्य और राजनैतिक कार्य, इसके कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। यह आदेश आया किस एक्ट में? तो पिट्स इंडिया एक्ट में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग यानी बोर्ड या मंडल में बांट दिया गया। कौन कौन सा? तो आगे ध्यान से समझिए। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों, ठीक है, को निदेशक मंडल को सौंपा गया। कौन सा मंडल? निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और ये किसके अधीन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो सदस्य थे वे ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो निदेशक मंडल था, इसका काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखरेख करना। क्लियर है? और जो दूसरा मंडल था जिसका नाम नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कौन? कंट्रोल। ये राजनीतिक मामलों की देखरेख यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख करने वाले जो विभाग यानी नियंत्रक मंडल, ये ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के अधीन इसी एक्ट के द्वारा लाया गया, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लाया गया। ठीक है, और ये जो नियंत्रक मंडल था, ठीक है, ये नियंत्रक मंडल और
निदेशक मंडल, ये दोनों का कार्य अलग अलग था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में व्यापार करने आई थी, बाद में व्यापार के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना प्रारंभ कर दी। तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इनके कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। एक व्यापारिक मामलों की देख रेख करने वाले जो विभाग या मंडल था जिसे निदेशक मंडल कहा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एक जो राजनीतिक मामले या राजनीतिक कार्यों को देखरेख करने वाले जो विभाग था, यानी वो कहा जाए नियंत्रक मंडल, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो नियंत्रक मंडल ये डायरेक्ट रिपोर्ट राजा को देते थे या ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सदस्य बोर्ड हुआ करता था उसे रिपोर्ट देते थे। क्लियर हुआ? अब ये दोनों का शासन अलग अलग चल रहा, इसलिए कहा जा सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। कौन सा शासन? द्वैध, यानी दो प्रकार के शासन, एक तो व्यापारिक और दूसरा राजनीतिक। तो व्यापारिक के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल, और जो राजनीतिक है उसके लिए कौन? नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल ताज के अधीन और निदेशक मंडल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। क्लियर हुआ? अब जो नियंत्रक मंडल, अब यहां से ध्यान से समझिए, जो नियंत्रक मंडल था ये यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियंत्रक मंडल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखरेख करने वाली जो बॉडी थी, इसके सदस्यों की जो नियुक्ति करते थे वे ब्रिटिश क्राउन करते थे, यानी ब्रिटिश ताज, यानी ब्रिटेन के राजा। तो नियंत्रक मंडल में कुल 6 सदस्य हुआ करता था। कितने? 6 सदस्य। 4 इसमें से प्रीवी काउंसिल का 4 सदस्य, और एक भारत सचिव और एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य। तो टोटल हुआ 6 सदस्य। तो यह भी प्रश्न बनता है कि नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। 6 में 4 प्रीवी काउंसिल का, एक राज्य सचिव और दूसरा ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। ठीक है, तो ये सदस्यों का वेतन कहां से दिया जाता था? नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन कहां से? तो भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में। यानी पिट्स इंडिया एक्ट में प्रावधान किया गया कि नियंत्रक मंडल के जो सदस्य होंगे उनका वेतन या भत्ता दिया जाएगा, वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, और नियंत्रक मंडल के जो सदस्य होंगे उनको नियुक्ति कौन करेंगे? तो उनको नियुक्ति करेंगे ब्रिटेन के राजा, यानी ब्रिटेन के क्राउन या ब्रिटेन ताज कहा जाता है, वो नियुक्ति करेंगे। ठीक है, और ये अपना रिपोर्ट किनको देंगे? यानी ये 6 सदस्य अपना रिपोर्ट किनको देंगे? तो अपना रिपोर्ट देंगे ब्रिटेन के ताज यानी ब्रिटेन के राजा को अपना रिपोर्ट देंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। क्लियर है? तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया। तो देखिए, नियंत्रक मंडल ताज के अधीन राजनैतिक गतिविधि को देखरेख करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और आगे समझिए कि जो नियंत्रक मंडल जो था इसका कार्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक मामलों की देखरेख करना, सैन्य मामलों की देखरेख करना और राजस्व मामलों की देखरेख करना। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ करता था उसको नागरिक मामले, सैन्य मामले और राजस्व, जो ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व इकट्ठा कर रही है इसके देखरेख नियंत्रण मंडल करेगी। सैन्य मामले यानी युद्ध किससे करना है, किस देशी रियासत या किस राजा के साथ संधि करना है, ठीक है, सेना कितना होगी, ये सभी का देखरेख नियंत्रक मंडल, और नियंत्रक मंडल का नियुक्ति कौन कर रहे हैं? तो ब्रिटेन के ताज कर रहे हैं, ब्रिटेन के राजा कर रहे हैं। ठीक है, नागरिक मामलों यानी जो भी नागरिक संबंधी मामले हैं ये सब का देखरेख कौन करते थे? नियंत्रक मंडल। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही बोर्ड, एक
कौन था? निदेशक मंडल। सिर्फ इसका कार्य था व्यापारिक मामलों को देखरेख करना, किससे व्यापार करना है, कहां व्यापार करना है, ये सभी का देखरेख करना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को बांटने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट में ही पहली बार भारत के क्षेत्रों को, जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर रखा था, उस सभी क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र किस एक्ट के तहत घोषित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत घोषित किया गया था। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में विस्तार से बता चुके हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में लाया गया था। किसने लाए थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट यंगर के द्वारा लाया गया था। उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो विलियम पिट यंगर थे। शासक कौन थे? जॉर्ज तृतीय थे। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंगस थे। ठीक है, और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही भारत में पहली बार द्वैध शासन लाया गया, यानी व्यापारिक मामले के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन निदेशक मंडल और राजनैतिक मामलों की देखरेख करने के लिए नियंत्रक मंडल, जो ब्रिटेन के ताज के अधीन था, यह लाया गया। तो ये सभी के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? थैंक यू।